आपने कुछ नारे सुने होंगे कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आपने खबर देखी कि हर दिन भारत में 13 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, यानी हर महीने तकरीबन 400 स्कूल। और 5 साल में सरकारी स्कूलों की संख्या में 18,727 स्कूलों की कमी हो गई। 2020-21 में देश में 10,32,049 सरकारी स्कूल थे। 2024-25 में यह संख्या घटकर 10,13,322 रह गई। अब जरा सोचिए, जिस देश में विश्व गुरु बनने के नारे लगाए जा रहे हो, जिस देश में विकसित भारत के विज्ञापन चल रहे हो और जिस देश में युवा आबादी को सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा हो, उसी देश में सरकारी स्कूल घट रहे हैं। क्या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? क्या गरीबों को शिक्षा की जरूरत अब नहीं है? या शिक्षा को धीरे धीरे अधिकार से हटाकर बाजार के हवाले कर दिया गया है? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण यादव और आज मेरे चैनल पर आप शिक्षा की, स्कूल की, कॉलेज की बात करेंगे। और आज सिर्फ कम स्कूल होने की बात नहीं करेंगे, आज हम भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर मंडराते खतरों से आपको आगाह भी कराएंगे। क्योंकि खतरा केवल कुछ सरकारी स्कूलों पर नहीं है, खतरे में देश का शिक्षा बजट भी है, शिक्षकों के ऊपर भी खतरा है, महंगी होती पढ़ाई का भी खतरा है, घटती सीट और मौकों का भी खतरा। और यह सवाल भी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे एक पार्टी, एक विचारधारा पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को सांप्रदायिक बना रही है, अपने विचार का अड्डा बना रही है। सबसे पहला संकट सरकारी स्कूलों का कम होना। सरकार इसे स्कूल मर्जर, रैशनलाइजेशन या प्रशासनिक सुधार कह सकती है, मगर जमीन पर इसका मतलब साफ यह होता है कि किसी गांव का सरकारी स्कूल दूसरे गांव में मिला दिया गया तो सरकारी फाइल में वह केवल एक संख्या है, मगर एक गरीब परिवार की बेटी, बेटे के लिए, एक गांव के कमजोर लोगों के लिए वह स्कूल अब उनकी पहुंच से दूर हो गया। एक छोटे किसान का बच्चा अब पहले से कहीं ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और उस बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, किसान के बच्चे के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। यानी स्कूल सिर्फ इमारत नहीं होता, वह गरीब बच्चे और भविष्य के बीच का एक पुल होता है। और जब पुल टूटता है तो नदी अमीर और गरीब को बराबर नहीं रोकती। अमीर के पास गाड़ी है, निजी स्कूल है, कोचिंग है, गरीब के पास सरकारी स्कूलों का ही सहारा होता है। दूसरा आंकड़ा बड़ा और बहुत खतरनाक है। UDISE+ 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सरकारी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक केवल 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों में तकरीबन 86 लाख नामांकन घट गया है। यानी 86 लाख बच्चे उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नॉमिनेशन नहीं कराए और इसी समय निजी स्कूलों में नॉमिनेशन बढ़ गया। यानी सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं और निजी स्कूलों में बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या गरीब परिवार अचानक अमीर हो गए या माता पिता अपनी जरूरतें काट कर, कर्ज लेकर और अतिरिक्त मेहनत करके बच्चों को निजी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। यह शिक्षा का निजीकरण सिर्फ एक नीति से नहीं होता। कई बार पहले सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जाता है, उन्हें बजट नहीं दिया जाता, उन्हें शिक्षक नहीं दिए जाते, इमारत और संसाधन की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है, तो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा टूट जाता है। और फिर सरकार किसी दिन कहती है कि स्कूल में बच्चे कम हैं, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है और या दूसरे स्कूल में मिलाया जा रहा है। यह खतरनाक साजिश है। पहले व्यवस्था को कमजोर करो, फिर जनता को निजी बाजार की तरफ मजबूर कर दो कि वो जाए, और अंत में कह दो कि सरकारी व्यवस्था की अब जरूरत ही क्या है। और अब शिक्षा को लेकर सोचने वालों, आपके लिए तीसरी चिंता, सरकार शिक्षा पर खर्च कितना कर रही है? आपको पता है? नहीं जानते होंगे। 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय का बजट करीब 1,39,279 करोड़ है। सरकार कह रही है कि इसमें पिछले बजट से लगभग 8% से वृद्धि हुई है। बजट बढ़ा है, अच्छी बात है, मगर सवाल बड़ा है, क्या यह भारत की जरूरतों के मुताबिक है? नई शिक्षा नीति ने भी शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 6% तक ले जाने की पुरानी राष्ट्रीय आकांक्षा को दोहराया था, लेकिन हम अभी उससे कितनी दूर हैं?
और पीआरएस के बजट विश्लेषण की एक और तस्वीर देखिए। 2024-25 से 26-27 के बीच केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा तकरीबन 2.4 से 2.6% के दायरे में है। यानी बजट की रकम बढ़ी है, मगर सवाल प्राथमिकता का है, जहां शिक्षा घट गई है अपनी अहमियत लेकर। देश के कुल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी कितनी, और क्या वो उस देश की जरूरतों के मुताबिक है जो 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का है और युवाओं पर निर्भर है। सड़कें भी बननी चाहिए, रेल भी बने, एयरपोर्ट भी बने, सरकार बनाएगी, निजी प्राइवेट हाथों को बेच देगी। अगर स्कूल और विश्वविद्यालय सरकार नहीं बनाएगी तो यह भी मुनाफा के अड्डे बन जाएंगे। और यह कितने सालों से हम कह रहे हैं। हमने तो अपनी नौकरी गंवाकर प्रोफेसर की डायरी लिखकर बताया, देश सीमेंट से नहीं बनता, कक्षा से बनता है। शिक्षक से, किताब, प्रयोगशाला और विश्वविद्यालय से कोई देश मजबूत होता है, बनता है। और यहीं से मेरा एक सवाल आपके लिए शुरू होता है। जिन विश्वविद्यालयों को देश का भविष्य तैयार करना है, वहां शिक्षक कितने हैं? पूरे हैं? नहीं। मार्च 2025 में देश की संसद में सरकार ने बताया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4,915 शैक्षणिक पद खाली हैं। एक अन्य सरकारी उत्तर के मुताबिक 2025 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी रिक्तियों की दर 25.44% थी। हाँ, सरकार का पक्ष यह है कि 2009 से 14 के बीच ये 36 थी, हमने 25 किया। यही कर पाए, पूरा क्यों नहीं भर पाए? आप एलिजिबल बच्चे बेरोजगार बैठे, घर लौट गए पीएचडी डिग्री लेकर, और आपने अपने कैडर को भर दिया। इसलिए सवाल है कि क्या देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हर 4 में 1 फैकल्टी का पद खाली होना, यानी 100 में 25 पद खाली है, ये सामान्य स्थिति है। एक तरफ विश्वगुरु बनने की बात, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की बात, दुनिया के कैंपस को भारत में खोलने की बात, और भारत के कैंपस की बर्बादी, हजारों शिक्षक के पद खाली। विश्वविद्यालय इमारत से नहीं, शिक्षक से चलता है, कक्षा और शोध से चलता है। और आपने एक तो विश्वविद्यालयों के बजट घटाए। आज की तारीख में डीयू, जेएनयू, जामिया, जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, करोड़ों रुपए लोन ले रहे हैं सरकार से। अब उनको फंड नहीं मिल रहा, ग्रांट नहीं मिलती, लोन मिलता है। आपको चिंता ही कहां इसकी? और इसलिए शिक्षक वहां पर अब टेम्परेरी हो रहे हैं और अपनी विचारधारा के हो रहे हैं। और इसलिए विद्यार्थी, पढ़ाई, शिक्षा, शोध सब धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है या एक रंग में रंग रहा है। लेकिन आपको ये खतरा कहां दिखाई देगा? अब जरा अगले खतरे को और समझ लीजिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है। सरकारी स्कूल घटेंगे तो प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर होगी तो परिवार को पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी बाजार। और शिक्षा के बाजार में आपके बच्चों को ढकेला जा रहा है और सरकार ढकेल रही है। और बाजार की तो शर्त होती है साहब, जिसकी जेब में पैसा होगा उसे बेहतर विकल्प मिलेगा। इसका एक उदाहरण आईआईटी की फीस से देख लीजिए। 2016 में आईआईटी की सालाना ट्यूशन फीस तकरीबन 90,000 रुपए के आसपास थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया, यानी 122% आईआईटी की फीस बढ़ी है। और ऐसे ही बीए की, एमए की, आप सरकारी विश्वविद्यालय में कुछ हजार की फीस होगी, उसी डिग्री को प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ लाख में बेचेगा। और सरकारी अपने यहां की फीस बढ़ा रहे हैं, सीट घटा रहे हैं। तो शिक्षा पर खर्चा कौन करेगा? राज्य अपना बजट देगी नहीं तो विद्यार्थी से लेगी, और विद्यार्थी की फीस महंगी होगी, ट्यूशन की फीस महंगी होगी, शिक्षा पर पूरा खर्चा महंगा होगा। बाहर से उसे हॉस्टल में रहना होगा, मेस का खर्चा होगा, कोचिंग अलग से लेनी होगी, फॉर्म की फीस देनी होगी, एग्जाम की फीस देनी होगी, पेपर लीक हो जाए तो सब दोबारा देना होगा। जहां रह रहे हैं वहां का खर्चा, लैपटॉप, इंटरनेट, किताब, ये वो सब मिलाकर कितने % गरीब परिवार के बेटा बेटी एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ पा रहे हैं? इतने सब खर्चे के बीच अगर उनका एडमिशन हो भी जाए तो इतने बच्चे हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि शहर में रहने का खर्चा उनका परिवार नहीं उठा पाता। सपने टूट जा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। किसे चिंता है? एडमिशन के साथ अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए थी, शिक्षा खत्म। और इसी के लिए सीट के साथ स्कॉलरशिप लाई गई थी, कॉलेज के पास हॉस्टल बनवाने की बात थी, और डिग्री के साथ रोजगार की बात थी, सब खत्म। अगर शिक्षा महंगी होती जाएगी तो गरीब का बच्चा दरवाजे से पहले ही लौट जाएगा, और संविधान का समान अवसर का सिद्धांत केवल कागज में रह जाएगा।
हर हाथ में कलम। समाजवादियों का तो नारा था कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगे नहीं धरा। शिक्षा कहाँ है? अब यहाँ उच्च शिक्षा की इतनी बड़ी स्थिति हो गई है जिसमें बुरी हालत होती जा रही है, और इसलिए हम आपके बीच में लेके आए नीट का पेपर लीक, यूजीसी का पेपर लीक, सीबीएसई का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, सब जगह सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो आंदोलन कर रहा है, जैसे ये तस्वीर देखिए सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को लगा कि इस देश में युवाओं को एक करंट है कि कॉकरोच बोला गया तो 22-24 मिलियन जुड़ गए, फिर कॉकरोचों ने कह दिया अनशन पर बैठेंगे। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए और आज इतने दिनों बाद वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज मैं शायद थोड़ा बेहतर दिख रहा हूँ, हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा मार्च करेंगे संसद तक। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे, कुछ ने पूछा है क्या ये मुमकिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2 हफ्ते पहले मैं स्विट्ज़रलैंड में था, जैसा कि आपको पता है, और वहाँ बर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, वहाँ पर आरा नदी में बोटिंग करने के बाद नदी के सामने ही मैं ऊपर एक मार्केट प्लेस में आया और ये देखिए तस्वीर जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जो पीछे भवन देख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्विट्ज़रलैंड की संसद है, और इस संसद भवन में उसके अंदर से गुजरते हुए मैं आया था, कोई रोक टोक नहीं, सब खुला था, लोग आ जा रहे थे। और ये संसद के सामने का जो जमीन है जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ पर तो बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, और ये निर्धारित जगह है प्रदर्शनों के लिए भी, तो कोई भी यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं। तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना खुला छूट होता है, बल्कि ज्यादातर देशों में उसके सामने प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है। ये लंदन में वेस्टमिंस्टर है, यहाँ पर भी लोग संसद तक जा सकते हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ही स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह संसद खुली जगह है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का संसद है। तो दुनिया के लोकतंत्रों की माँ यहाँ नई दिल्ली में कैसे ना संभव हो। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफा 144 लगा है, 163 बीएनएस, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्यायविज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करे, क्या ये सही है। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना बेहतर है। आज बस इतना ही कहूँगा, याद रखिएगा 20 जुलाई। जय हिंद। अब अनशन हो रहा है, सुन कौन रहा है? अब राम मंदिर का चंदा चुरा ले रहे हैं, वो आपकी फीस क्यों नहीं चुराएंगे, वो आपकी सीट क्यों नहीं चुराएंगे, वो आपका स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों नहीं चुराएंगे? क्योंकि आपने चोरों से सवाल पूछना बंद कर दिया है। इसलिए आपके गांव का स्कूल जब बंद हुआ तो आपको पता ही नहीं चला, या आपको पता चल रहा था तो आप इतने कमजोर और बदहाल बना दिए गए थे कि आपने अपने बच्चे की शिक्षा छुड़वा दी, क्योंकि प्राइवेट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। इसलिए आपने अपने देश की अगली पीढ़ी को गुलामी की मानसिकता में ढकेल दिया, और जिन लोगों ने आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीनी थी, अगला वोट भी आपने उन्हें दिया या उन्होंने आपका वोट चुरा लिया। दोनों में मारे तो आप ही जाओगे। इसलिए आप खुद सोचो। और एक और चिंता आपसे साझा कर दूं, कितना खतरनाक है अगर आपके बच्चों के हाथ में कलम किताब पहुंच भी गई तो सिलेबस आरएसएस और बीजेपी के रंग में रंग दिया। पिछले साल एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हुआ, इतिहास के कई हिस्से हटाने की बात हुई तो विवाद हुआ, और मुगल इतिहास से जुड़े अध्याय हटाए गए। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए प्रतिबंध से संबंधित हिस्से को हटाया गया। गुजरात दंगे से जुड़े किस्सों को बदलाव की बहस तेज हो गई। सरकार और एनसीईआरटी का तर्क है कि ये रैशनलाइजेशन है, बच्चों का बोझ कम करना है, रिपीटेशन को हम हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने कभी सवाल किया? हम आपको आपके बिहार पर हम कर देते हैं। बोझ कम करने के नाम पर किन अध्यायों को हटाया गया और किसको रखा गया? इतिहास से कौन सी चीज अब आपके बच्चे को पढ़ाई जाएगी, कौन नहीं पढ़ाई जाएगी, इस पर आपने नजर रखा? क्योंकि आरएसएस ने अपने लोगों को सिलेबस बनाने में रख दिया है। अब आरएसएस वाले पाठ्यक्रम आपके बच्चों के स्कूल में है, तो आपका बच्चा धीरे धीरे सांप्रदायिक होता चला जाएगा और मूल इतिहास से कट जाएगा, और एक रंग, एक झंडा, एक विचार का इतिहास पढ़ेगा। ये खतरा तो आपको नजर ही नहीं आ रहा साहब। कितने खतरे हम आपको गिनाएं। सरकार तो 5 साल के लिए आती है फिर चली जाती है। पीढ़ियां जो सिलेबस पढ़ती हैं वो किसी सरकार के मुताबिक हों या देश के मुताबिक हों,
इसको सोचना आपको था। और इसी के साथ आरएसएस से जुड़े प्रभाव का सवाल। इंडियन एक्सप्रेस की 2022 की एक पड़ताल में दावा किया गया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए गठित 25 राष्ट्रीय फोकस समूहों में से कम 17 में आरएसएस से संबंध रखने वाले 24 लोग शामिल थे। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि शिक्षा का काम किसी एक संगठन या एक पार्टी का प्रचार करना नहीं है। अगर आरएसएस के बारे में पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाइए। माफी मांगी, लड़ी नहीं लड़े, अंग्रेजों से पेंशन लिए नहीं लिए, और कौन सा भारत बनाना चाहते, पूरा इतिहास पढ़ाइए, उसकी स्थापना पढ़ाइए, उसकी विचारधारा पढ़ाइए, आजादी के आंदोलन में उसकी भूमिका पर इतिहासकारों के आलोकन पढ़ाइए, अंबेडकर का विरोध क्यों किया, तिरंगे का विरोध क्यों किया, संविधान का विरोध क्यों किया, गांधी हत्या के बाद प्रतिबंध क्यों लगा, कितनी चीजें हैं। क्या ये सिलेबस में है? भारत की संस्कृति में अगर एक संगठन के बारे में बताया जाएगा तो उसकी आलोचना क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? एक काल में से आपने अपने मनपसंद का राजा चुन लिया, दूसरे को हटा दिया। शिक्षा का अर्थ कतई नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है विद्यार्थी को तथ्य तर्क देना ताकि वो समझे और सवाल करे। और आपने शिक्षा को प्रचार और श्रद्धा का, पूजना का अड्डा बना दिया, और आप अंधविश्वास और पाखंड को बैकडोर से वहां पहुंचा रहे हैं। ये विचारधारा के प्रशिक्षण का अड्डा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है। बहस की जगह परस्पर विरोधी विचारों के, असहमति के बहस की जगह, और आपने तर्क की जगह सब खत्म कर दिया। जाते जाते गांव तक इस बात को पहुंचाइए कि 5 साल में सरकारी स्कूलों की संख्या में 18,727 स्कूल बंद, 2 साल में सरकारी स्कूलों से 86 लाख विद्यार्थी कम, प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थी बढ़ रहे। 24-25 से 26-27 के केंद्रीय बजट के शिक्षा का हिस्सा 2.5%, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4,915 पद ऑफिशियली खाली, यानी हर चौथा पद खाली। और आईआईटी से लेकर बीए, एमए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करने की फीस 100 से 400% बढ़ा दी गई। और दूसरी तरफ नारा विश्व गुरु का। जाते जाते मेरा सवाल, क्या विश्व गुरु स्कूल बंद करने से बनेगा? क्या विकसित भारत गरीब बच्चों की पढ़ाई महंगी कर देने से बनेगा? क्या ज्ञान का महाशक्ति विश्वविद्यालयों में हजारों शिक्षकों को पद खाली करके एक विचार को पढ़ा करके आरएसएस का अड्डा बना करके बन जाएगा? इस सिलेबस में सांप्रदायिक चीजें रख करके भविष्य गढ़ा जा सकता है। भविष्य बनता है मजबूत सरकारी शिक्षा से। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नीधारा। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, आप कहां खड़े हैं? आपको पता ही नहीं। आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कब सरकारी से प्राइवेट बाजार में चले गए, आरएसएस की गिरफ्त में चले गए, फीस महंगी हो गई, आपके बच्चे उससे दूर हो गए। जाते आते ये आंकड़ा याद रखिएगा और लोगों को बताइए। एक दिन में 13 स्कूल बंद हो रहा है, और आपके बच्चों का भविष्य, उसका दरवाजा भी बंद हो रहा है। बचा सकते हैं तो अपने बच्चे के हाथ में कलम किताब बचा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।